अपनी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए नरेशन टॉपिक के सवालों को। वैसे तो इस टॉपिक के सवाल बड़ी इजी की कैटेगरी में माने जाते हैं, फिर भी आजकल इस टॉपिक का इतना हवा क्यों बना हुआ है? क्योंकि मान लीजिए रीसेंट एग्जाम्स के अंदर 100 सवाल पूछे गए तो 100 में से 10 के तो आंसर गलत हैं, और 15 के करीब सवाल उन्होंने ऐसे पूछ लिए। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। जनरली वो दोनों ऑप्शंस कभी इकट्ठे नहीं आते थे, इन्होंने दोनों पटक दिए। अब किसको प्रेफर करें? लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो वो जो कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो क्वेश्चंस गलत हैं वो भी मैं आपको क्रिस्टल क्लैरिटी से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्यों गलत है, इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए था। आ जाइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चंस को ना 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो बिल्कुल ईजी वाले, वो 2-2 सेकंड वाले, ठीक है। एक थोड़े से डिफिकल्ट वाले जिनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट में वो चैलेंज टाइप के क्वेश्चन वाले। ठीक, आइए शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, जैसी स्लाइड दिखेगी इनमें तो देखो 2-3 सेकंड से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। स्लाइड दिखते ही आंसर सोचिए, खट 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 इनको निपटाएंगे। ठीक, करिए शुरू। हाँ जी। आई लाइक दिस पेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट में जाके कौन से टेंस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। यानी कौन सा आ जाएगा जी? लाइक्ड वाला आएगा। ठीक है, दो में लाइक्ड आ रहा है। अब दिस पेन था, दैट पेन में चेंज हो जाएगा, यानी अपना आंसर ये आ जाएगा। कुछ बच्चों के मन में हो सकता है ये आए कि सर ये तो काइंड ऑफ उसके लिए फैक्ट नहीं है कि आई लाइक दिस पेन है। बच्चे हो सकता है जैसे मतलब आप नया पेन खरीद के लेके गए, ठीक है, उसके सामने बैठे हो, अरे पेन मुझे अच्छा लगा, आई लाइक दिस पेन। ये कोई हमेशा के लिए कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, है ना। तो वो वाला फंडा आप तब लगाना जब कोई ऐसा आपके लिए हिंट दे रखा हो कि ये अच्छा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है भी तो ऑलवेज एवरीडे ऐसा कुछ लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज अपन करेंगे। इट में रेन टुडे, मे माइट में चेंज हो जाएगा, दो में हो रहा है, और टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। टिक करिए, आगे बढ़िए। हाँ जी, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, दो में हो रहा है। अच्छा जी, शी सेड शी कुड प्ले पियानो, और शी टोल्ड, टोल्ड के साथ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सेड टू होता, साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तब करते ना टोल्ड में चेंज, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर है नहीं। अच्छा जी, फिर से कैन कुड में चेंज होगा। कुड किस में आ रहा है? दो में आ रहा है। दिस प्रॉब्लम को दैट प्रॉब्लम में चेंज करना पड़ेगा। टिक करिए, आगे बढ़िए। इसलिए मैं कह रहा था ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जैसे इस एग्जाम में 97 क्वेश्चंस आए नरेशन के, सारी शिफ्ट्स मिला के, ठीक है जी। उसमें से 50 सवाल तो इस कैटेगरी के हैं, और 30 के करीब ऐसे हैं जो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाएंगे आपसे। 20 ही सवाल हैं जो आपको परेशान करेंगे, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे परेशान। फिर से वही, कैन कुड के अंदर चेंज हो जाएगा, और दिस दैट के अंदर चेंज हो जाएगा। हैवंट ईटन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैडंट ईटन में चेंज हो जाएगा। आई सॉ हिम लास्ट नाइट, सो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैड सीन किस में दिया हुआ है? एक में ही आ रहा है। बॉट अ न्यू लैपटॉप, हैड बॉट में चेंज हो जाएगा। जिसको ऐसा लग रहा है सर ये वाले तो बहुत ईजी हैं, ठीक है, इनको पढ़ के क्या ही करूंगा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 के आगे के देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 तक इसी लेवल के हैं, 50 के आगे के देख लो आप। हैड कंप्लीटेड है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट तो नो चेंज होता, और कितना आगे जाओगे, है ना। प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हो, पास्ट से पास्ट का भी पास्ट पास्ट परफेक्ट में जा सकते हो, वहां तो फुल स्टॉप लग गया ना, उससे और पीछे जाने का तो स्कोप ही नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट में नो चेंज हो जाता है, यानी ये आंसर आ जाएगा। फिर से वही पास्ट परफेक्ट है, फिर से नो चेंज हो जाएगा, ये आंसर आ गया। फिर से पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा।
यहाँ पे क्या है जी, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, एज इट इज़ रह जाएगा। सॉरी, उल्टा है ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बताना है आपको। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बताना है। अब जरा देखने समझने की कोशिश करिएगा। पास्ट परफेक्ट कहाँ से आ सकता है? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव से आ सकता है? नहीं। पास्ट इंडेफिनिट से आ सकता है, दे इन्फ्लेटेड द फिगर्स, लेकिन ये पैसिव तो है नहीं, यहाँ तो पैसिव दिया हुआ है, तो इसको भी रेस से बाहर कर दूं। फिगर्स वर एग्जेजरेटेड, चलो इन्फ्लेटेड भी होता, अगर इन्फ्लेटेड भी होता, मान लेते हैं यहाँ पे इन्फ्लेटेड लिखा हुआ है, तब किसको प्रेफर करते? इसको प्रेफर करते कि इसको प्रेफर करते? अगर ऐसा कोई हिंट ना हो ना जो पास्ट को दिखाता हो, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जिसको द डे बिफोर, द मंथ बिफोर, ऐसे कुछ चेंज ना कर रखा हो, तब तक आप पास्ट इंडेफिनिट को इसमें अवॉइड करना। प्रेजेंट परफेक्ट से ही ये बना है, ये मानना। क्लियर हुई इतनी बात? हालांकि अब इसके अंदर आप कहोगे सर इसमें तो दीज फिगर्स लिखा हुआ है, इतना चेंज बच्चे चल जाता है, पचाना पड़ता है, इसका मतलब इसका लोड मत लेना। हाँ जी, डेडलाइन फॉर द सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड दिया हुआ है। फिर से वही हैड बीन एक्सटेंडेड, पास्ट परफेक्ट का पैसिव दिया हुआ है। हाँ क्या ना? तो इसमें क्या आ रहा है? ये यू में सबमिट वगैरह ये सब जबरदस्ती का, हैज़ बीन एक्सटेंडेड, आर एक्सटेंडिंग, और इसमें कुछ लिखा ही नहीं। हैज़ बीन एक्सटेंडेड जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट चला गया, तो बेस्ट आंसर अपने पास यही वाला है। आई वॉज टायर्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड बीन टायर्ड के अंदर चेंज कर देंगे। येस्टरडे को द डे बिफोर भी करना है, इसलिए सी ऑप्शन मैंने प्रेफर नहीं किया। आई एम फीलिंग कोल्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वॉज फीलिंग कोल्ड में चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर टेंस चैप्टर अच्छे से क्लियर है और इनके रूल्स अच्छे से क्लियर है तो 2 सेकंड का काम है, उससे ज़्यादा इस पर टाइम लगाने मतलब नहीं। आई एम रीडिंग अ बुक, वॉज रीडिंग में चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, वॉज नॉट फीलिंग वेल में चेंज हो जाएगा। आर यू डूइंग है, वॉज मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस इन दोनों में आ रहा है, और आपको पता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो तो असर्टिव हो जाएगा स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। ये जो व्हाट वॉज आई डूइंग है ये तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना, नहीं ये नहीं होना चाहिए, असर्टिव में चेंज हो जाती है बात। हाँ क्या ना? और क्यों हो जाती है ये आपने पढ़ रखा होगा कि जब सामने वाले इंसान ने पूछा था तब तो उसने सवाल पूछा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, लेकिन आप, अब वो तो आपसे पूछ के चला गया, किसी और कोई बंदा आया, क्या पूछ रहा था वो तेरे से? यार पूछ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? अब आप किसी को कुछ बता रहे हो, अब पूछ नहीं रहे हो, अब आप किसी को कुछ बता रहे हो तो असर्टिव में चेंज होगा। वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, तो वर गोइंग ऑन अ ट्रिप में चेंज हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ऐसे ये मजाक क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल हाँ भाई, 50% सीधे सीधे इसी लेवल के आते हैं, मेरे बनाए हुए नहीं है, ठीक, सारे प्रीवियस ईयर हैं ये, इसी साल आए जो। आर यू क्राइंग है, वर यू क्राइंग मतलब वॉज क्राइंग या वर क्राइंग में चेंज होगा। अब यहाँ पे ही चेंज हो गया इसलिए वॉज क्राइंग। अब ये सब तो करना आता है ना यार, ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आई सेड वाई आर यू क्राइंग, अब ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ तो उस थर्ड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा, ये सब तो मतलब बचकानी बातें हैं, ये सब तो आती होंगी, नरेशन पढ़ रखा है एटलीस्ट। ये वीडियो तभी देख रहे होगे जब एटलीस्ट नरेशन के रूल तो पढ़ रखे होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। आई वॉज रीडिंग है, अब ये क्या हो जाएगा? हैड बीन रीडिंग में चेंज हो जाएगा।
वॉज वर्किंग है। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट है। कहाँ से आया होगा ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से आया होगा। उल्टा हो गया ना, इनडायरेक्ट दे दिया, इस बार डायरेक्ट पूछा है आपसे। हैव बीन वर्किंग है, हैड बीन वर्किंग में चेंज कर दो। हैव यू बीन वेटिंग है, हैड बीन वेटिंग किस में आ रहा है, बी क्वाइट इन द क्लास। अब ये क्या है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव का कैसे बनता है, इन्फिनेटिव में चेंज करके। टू बी क्वाइट ढूंढो कहाँ पे, टू बी क्वाइट। टू बी क्वाइट इन तीनों में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाएं, सेड का ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है क्या सीधा, तो ये रेस से बाहर हो गया। टोल्ड कभी बिना ऐसे ऑब्जेक्ट के लिख सकते हो क्या, हाँ जी। टोल्ड के बाद कोई बिना ह्यूमन बीइंग लिखे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे देम कहाँ से आ गया, बच्चों को बोला गया यार इसके लिए देम लगा लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन अपना ये है जी, डी ऑप्शन। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने इसमें, ऊपर वाले में। अरे वो देखा ही नहीं यार मैंने, वो ध्यान नहीं दिया कि वो इंटेरोगेटिव रह गया। अभी बताया था मैंने ये कि अगर ये इंटेरोगेटिव है तो स्टेटमेंट अब इंटेरोगेटिव नहीं होनी चाहिए, असर्टिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला है, वो ध्यान ही नहीं दिया मैंने ऑप्शन पे ना। हाँ जी, डोंट स्पीक लाउडली फिर से वही इंपेरेटिव है। तो नॉट टू स्पीक ढूंढो किसमें, नॉट टू स्पीक। नॉट टू स्पीक, नॉट स्पीकिंग वगैरह कर दिया, इसमें डोंट स्पीक ही छोड़ दिया दो, तो सीधे सीधे रेस बार कर दूं। फादर टोल्ड मी नॉट टू स्पीक, आस्क्ड नॉट टू स्पीक, फिर से वही। आस्क बिना ह्यूमन बीइंग के लिख दोगे, ही आस्क्ड टू गो अवे लिख दें, ही आस्क्ड मी टू गो अवे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए ये वाला ठीक नहीं हो पाएगा। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर टोल्ड कैसे आ सकता है, टोल्ड का मतलब किसी को काम करने के लिए कहना भी होता है, किसी को कोई चीज़ बताना भी होता है, और टोल्ड का मतलब किसी को कोई काम करने के लिए कहना भी होता है। जैसे आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, ही आस्क्ड मी टू गो अवे का मतलब है कोई सवाल नहीं पूछा, ही आस्क्ड मी टू गो अवे मतलब उसने मुझे कहा कि चला जा, ठीक है। आस्क और टेल को किसी को कोई ऑर्डर देने वाले सेंटेंस के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही, ओपन द विंडो, तो टू ओपन द विंडो के अंदर चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों को तो रेस से मैं बाहर कर दूं, ओपनिंग वाले को, इन दोनों को तो रेस से बाहर कर दूं। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों, सेड के बाद मी लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे, तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अब इनडायरेक्ट दिया हुआ, डायरेक्ट ढूंढना आपको। ही विश्ड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, कहाँ से आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आया होगा, यानी आई विश से बनाना पड़ेगा। कहाँ पे आई विश, ये दिया हुआ। यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब ये मस्ट जो है जब प्रोबेबिलिटी को दिखाता है तो मस्ट का मस्ट ही रह जाता है, अदरवाइज मस्ट का अगर हेड टू वाला ऑप्शन हो तो अपन उसको प्रेफर करते हैं, हाँ के ना। तो यहाँ पे मस्ट को हेड टू में ये वाला कर रखा है, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, ही सेड आई हैड टू वर्क हार्ड। हाँ जी, अब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, तो मान के चलना पड़ेगा जो अब ये सेंटेंस बोल रहा है उसी को बोला है, तो उसके लिए आई में कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ जी, ही विल बी हेयर बाय नून, विल किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वुड के अंदर चेंज हो जाएगा, और हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर के अंदर चेंज हो जाएगा। विल किस में, वुड, और टुडे दैट डे में, विल वुड में चेंज हो जाए और टुडे दैट डे में चेंज हो जाए। शैल शुड में भी चेंज होता है, वुड में भी चेंज होता है, जब फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज होता है तो वुड में चेंज होता है ना। तो क्या आ जाएगा जी, फिर से वही, शैल ओवरकम, वुड ओवरकम, दिस दैट के अंदर चेंज हो गया। अब फिर से ये वाले के अंदर काफ़ी लोग सोचेंगे सर ये उसका हैबिचुअल एक्शन नहीं है क्या,
कायदे से तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। बात आपकी ठीक है, ऐसे सवाल इनको देने नहीं चाहिए, हाँ कि ना। हालांकि इसमें तो आपकी ज़िंदगी आसान है, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। जो डू ही के साथ पहली बात तो डोंट आएगा नहीं, डजंट के बाद लिसन दे दिया, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। हालांकि इसको दोनों ऐसे ऑप्शन देने नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ ये हैबिचुअल एक्शन टाइप लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो ऑप्शन आ भी जाए तो मत टिक करना जब तक कोई आपको ऑलवेज, ऑफन, एवरीडे इस टाइप का कोई वर्ड ना दिखे। आप मतलब चेंज कर देना टेंस को, ऐसा नहीं कि इसको हैबिचुअल एक्शन मान के वही छोड़ दो, ठीक है। अगर ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन ऐसा कुछ दिखे तभी सेम छोड़ना, अदरवाइज आप चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, डिड वाले के अंदर चला जाएगा, डिड के साथ बेस फॉर्म आती है ना, लिसन मत कर देना कहीं। आई डिडेंट सी हिम एट द स्टेशन, अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी, हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये फैक्ट है, इसमें कोई टेंस का चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। हाँ जी। आस्क्ड मी इफ आई हैड डन, हैड आई डन, अब ये तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये वाला लगाना पड़ेगा। हैव यू कंप्लीटेड है, फिर से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, एक में ही आ रहा है। अगर आपने 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने नरेशन चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है, तो इतने 2 ही सेकंड लगे। काफ़ी बच्चों को ऐसे लग रहा होगा सर आपने तो पढ़ रखे, इतने तेज तेज कर रहे हो, कितने आंसर याद रख सकता है आदमी। अभी तो मैं देख देख के ही कर रहा हूँ ना। तो अगर आपकी कमांड 10 चैप्टर पे अच्छी है और नरेशन के 100, 150, 200 सवाल अगर आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो इतनी स्पीड बन जाएगी आपकी। ये कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है, बड़े ईजी लेवल के क्वेश्चन है ये। डू यू नो दिया हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चेंज हो जाएगा। कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव तो रखना नहीं है, तो डीडशी वाला तो वैसे ही रेस से बाहर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रेजेंट डेफिनेट है, ये भी रेस से बाहर कर देता हूँ। अब बचे मेरे पास दो। सेट टू को इसमें किस में चेंज करोगे, इंटरोगेटिव है तो आस्क में चेंज करोगे, यानी ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। हु ब्रोक द विंडो, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, एक में ही आ रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। डिड यू कंप्लीट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट, इन दोनों में आ रहा है। ही आस्ट दैट आई कंप्लीटेड, आस्क के साथ इफ आएगा कि दैट आएगा। वाई डिड यू लाई टू मी, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, पास्ट परफेक्ट, इन दोनों में आ रहा है। इंटारोगेटिव नहीं होना चाहिए, हैड आई तो इंटारोगेटिव हो जाएगा। वाई डिडेंट यू टेल मी, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, इस दो में आ रहे हैं। अब ये तो इंटारोगेटिव कर दिया, हैडेंट आई। वुड यू हेल्प मी है, वुड का वुड ही रह जाएगा ना, विल से वुड आता है, वुड से और कहाँ जाओगे, वुड का वुड ही रह जाएगा। तो कहाँ पे, वुड का वुड तो सब में ही छोड़ रखा है। अब ये इंटेरोगेटिव है, तो आस्क वाले ले लेते हैं, टोल्ड वाले और सेड वाले छोड़ देते हैं, इन दोनों को रेस से बाहर कर देते हैं। अब ये वुड आई जो लिखा हुआ है तो इंटेरोगेटिव हो गया, असर्टिव में चेंज करना था, तो ये लगा लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, बी दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ये क्यों काटा था, ये वाला क्यों काट दिया था मैंने। अबे यार, टिक क्रॉस लगाने में उल्टा लगा दिया, ये वाला काटना था, इसके आगे क्रॉस लगा दिया, उसके आगे टिक लगा दिया। ही मैंशनड दैट हिज टीम वुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक,
अब यहाँ पे वुड स्टार्ट है, ये वुड कहाँ से आया हो सकता है, या तो वुड का वुड ही रह गया हो सकता है, या विल से आया होगा, ठीक है, या शेल से आया होगा। इज स्टार्टिंग से ये बनेगा क्या, हाँ जी, शैल बी स्टार्टेड, द प्रोजेक्ट शैल बी स्टार्टेड, ये तो पैसिव है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मेरे पास कोई सीधा सपाट सा ऑप्शन है विल स्टार्ट जैसा, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती इनके चक्करों में पड़ूंगा। जब मेरे पास ये सीधा सपाट ऑप्शन है विल स्टार्ट से वुड स्टार्ट वाला, तो इन सबको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ये तो कॉन्टिन्यूस वगैरह लिख रखा है, इसमें इसका पैसिव का रखा है, क्यों भाई क्यों पढ़ूँ इन चक्करों में। हाँ जी, वुड जॉइन है, कहाँ से आ सकता है, विल जॉइन, इन सबसे आया हो सकता है, विल जॉइन से, वुड जॉइन से, शैल जॉइन से, है ना, कैन जॉइन से नहीं आएगा बस। अब प्रेफर कौन सा करूँ, प्रेफर कौन सा करूँ, जब मेरे पास सीधा सीधा विल जॉइन से वहाँ जाने का ऑप्शन है, जब मेरे पास सीधा सीधा विल जॉइन से वहाँ जाने का ऑप्शन है, तो मैं वुड जॉइन वाला और शेल जॉइन वाला क्यों देखूँ ऑप्शन। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आई वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर द लंच से भी यही बनेगा, और शैल के भी यही बनेगा, लेकिन अगर इनमें से बेस्ट चूज करोगे तो यही मार्क करना पड़ेगा। यू शुड वर्क हार्डर दिया हुआ है, हाँ जी, अब ये शुड का तो शुड ही रहता है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ही सेड टू मी, सेड टू मी, सेड के बाद मी आ सकता है क्या, नहीं भैया। टोल्ड बिना, ही टोल्ड दैट आई शुड वर्क हार्डर, ही टोल्ड मी दैट यू शुड वर्क हार्डर। अब ये यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू तो आई के अंदर चेंज हो जाना चाहिए, तो ये भी रेस से बाहर हो गया। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट इसके अंदर दे रखा है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है, ऑप्शन आ जाएगा जी ए बी। ही वंडर्ड, ही कुड एवर मास्टर। अब कुड जो है कहाँ से आया हो सकता है, कैन से आया हो सकता है ना, विल से तो आएगा नहीं। कैन आई एवर मास्टर, कुड आई एवर मास्टर, कुड आई मास्टर। अब एवर खा गए इसके अंदर ज़बरदस्ती का, तो इसको भी रेस से बाहर निकाल देते हैं। जब दूसरा ऑप्शन है, मैं मानता हूँ ये एवर वगैरह अगर कोई और ऑप्शन ना ही होता तो टिक करते, लेकिन जब मेरे पास दूसरे ऑप्शन है तो फिर मैं इसको क्यों क्यों देखूँ उसकी तरफ। ही वंडर्ड, कैन आई एवर मास्टर और कुड आई एवर मास्टर, कायदे से ये दोनों ठीक है, इतने क्लोज ऑप्शन इनको देने चाहिए नहीं थे, क्योंकि कुड का मतलब हमेशा पास्ट नहीं होता, जरूरी नहीं है कि कुड हमेशा पास्ट को ही दिखाए, ठीक है। इनको इतने ये दोनों क्लोज ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे, और दोनों में ग्रामेटिकल कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैन वाला ही प्रेफर कर रहा होगा, ये कुड वाला कर रहा है। कुड वाला करने का एक रीज़न सिर्फ ये है कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये कैन एबिलिटी को दिखाता, कैन एबिलिटी को दिखाता है। ये जो वंडर वर्ब है ना, वंडर, जब आप सोच रहे हो तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की सेंस ज़्यादा है, जो कि कुड डिलीवर कर पाएगा, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। और कोई रीज़न, क्या और कोई अपने पास रीज़न है इसका, नहीं, बस ये है कि गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करनी तो हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। अलास आई एम र्यून्ड, अब ये पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, वॉज र्यून्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, वॉज र्यून्ड किस में, इसमें दो में आ रहा है, और एक्सक्लेम्ड भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाला है ये, ऑप्शन आ जाएगा जी बी, यानी डी भी बन जाएंगे। चलो जी, इसके साथ ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं जी ख़त्म। अब अपन शुरू करेंगे अपने डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस को। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि गलत हैं, ये वाले थोड़े से जिनको जैसे इतनी खटखट 2-2 सेकंड में नहीं होंगे, इन पे 5-10 सेकंड आपको सोचना पड़ेगा। द ऑफिसर ऑर्डर द ट्रूप्स टू रिट्रीट इमीडिएटली, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, टू रिट्रीट लिखा हुआ है, इन दोनों बातों से मुझे पता चल रहा है कि ये कोई इम्पेरेटिव का बना हुआ है, किसी इम्पेरेटिव का इनडायरेक्ट है, तभी तो इन्फिनेटिव आता है ऐसे, हाँ कि ना। तो इम्पेरेटिव इनमें से कौन सा भैया, क्या ये वाला इम्पेरेटिव है, क्या ये वाला इम्पेरेटिव है, नहीं। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों, ठीक। अब इसके अंदर रिट्रीट नाउ और रिट्रीट इमीडिएटली, दोनों में को खास फर्क नहीं है, लेकिन पहले से अगर इमीडिएटली है तो बाद में मैं ज़बरदस्ती का क्यों चेंज करूं, कोई रीज़न तो होना चाहिए ना मेरे पास।
तो जब मेरे पास इमीडिएटली ऑप्शन में होगा तो मैं उस ऑप्शन की तरफ क्यों देखूंगा? हाँ जी। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ठीक है। अब आप में से काफी बच्चे सोचेंगे सर मस्ट तो जाके यहाँ पे हैड टू बी फॉलोड के अंदर चेंज हो जाना चाहिए, मस्ट तो जाके हैड टू बी फॉलोड के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ तो क्या करें भाई, है ना? हो जाता तो और बेहतर रहता, करा होता तो और बढ़िया रहता, नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, मस्ट को मस्ट ही छोड़ देना। ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को गलत डिक्लेयर कर दें। ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, शुड से या इन सब में से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन डेडलाइन मस्ट बी फॉलोड एज इट इज, यहाँ पे मस्ट का मस्ट ही रह गया, है ना? मॉडल मस्ट का मस्ट ही छोड़ दिया तो चलेगा ये ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेम ऐसे ही फिर इसके अंदर मस्ट बी सर्व्ड है ना? आप इसको हैड टू बी सर्व्ड के अंदर चेंज करो। एक थोड़ा सा आप देखोगे कि ऐसा जनरली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर होता है जिसके अंदर बेसिकली कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही है। जैसे मैनेजर ने स्टाफ को कहा कि डेडलाइन जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, अच्छा जी, जस्टिस सर्व होना चाहिए किसी भी कीमत पर, इस टाइप वाली बातों के अंदर वो हैड टू बी लगाना ये अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। और फिर बता रहा हूं बच्चे, ये मस्ट यहां पर आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा इनमें से मुझे बताओ कि कहां से आया हो सकता है। जब मेरे पास मस्ट का एज इट इज वाला ऑप्शन है तो इसको टिक करूंगा बस, है ना? और ये ऐसी गलती नहीं है कि इसको मैं कोई गलत की कैटेगरी में ले जाऊं कि हैड टू क्यों नहीं चेंज किया तो ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, ये उस प्रकार की गलती नहीं है, चलेगा ये। यहाँ पे सोचो क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे मस्ट बी मेंटेन्ड दिया हुआ है ना? अच्छा जी, यू विल मेंटेन, मेंटेन साइलेंस, ये मेंटेन साइलेंस तो इंपेरेटिव हो जाएगा, टू मेंटेन वगैरह वो से बनता है तो रेस से बाहर हो गया, विल का वुड आया होता है रेस से बाहर हो गया। अब काफी बच्चे सोचेंगे लगा देता हूँ मस्ट यू मेंटेन, ये तो इंटारोगेटिव है, क्या ये इंटारोगेटिव है? क्या कहीं से भी आपको जो बात है ये इंटारोगेटिव लग रही है क्या? नहीं, तो ये लगाना पड़ेगा। अब कहोगे सर ये शुड से मस्ट कैसे आ गया? अबे भैया चार में से यही बेस्ट ऑप्शन है ना, चार में से यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी होता तो वो सबसे बढ़िया होता, लेकिन अभी नहीं है तो ये। लेकिन क्या मैं इसको कोई गलत क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दूं? नहीं भैया, ठीक है, इतना चलेगा। इनमें से आपका काम होता है चार में से बेस्ट एक ऑप्शन देना। अदरवाइज तो अगर वो पूछना चाह रहा होता तो फिर ये ऑब्जेक्टिव पेपर ही नहीं लेता, सब्जेक्टिव ही ले लेता, फिलअप दिया होता, आप बनाते इसका, फिर मस्ट बी मेंटेन्ड ही लिखते। हाँ कि ना? तो इतना वेरिएशन चलता है बच्चे, इसमें चार में से यही बेस्ट है, इतना तो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। द डिप्लोमेट सेड ओनली आफ्टर द सीज फायर वुड नेगोशिएशन बिगिन। अब ये अगर आपको याद हो तो इन्वर्जन लगा हुआ है, ओनली आफ्टर दिस, ओनली येस्टरडे, हाँ कि ना? ओनली आफ्टर द सीज फायर, इन्वर्जन लगा हुआ, तभी देखो हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आगे मेन वर्ब है। कुछ याद आया? हाँ जी। तो ये कहाँ से आया हो सकता है? इन्वर्जन तो एज इट इज रखना पड़ेगा, बस वुड कहाँ से आया होगा? विल से आया होगा। कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन? इन्वर्जन एज इट इज रखेंगे, इसमें तो नेगोशिएशन नेगोशिएशन ले आए पहले, इसको तो रे से बाहर कर दो। ओनली आफ्टर द सीज फायर एज इट इज रखेंगे, इन्वर्जन मेंटेन रखेंगे अपन, तो यहाँ पे विल द नेगोशिएशन बिगिन। आई सेड लेट अस स्टार्ट अर्ली, चलो जल्दी शुरू करते हैं। अब ये एक टाइप का सजेशन, हाँ कि ना? और लेट को एज इट इज रखना अपन अवॉइड करते हैं, इसको सजेस्ट वगैरह में चेंज करके अपन बनाते, हाँ कि ना? तो उस बेस पे इनके अंदर से जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा है? सीधा सीधा ये वाला है, आई सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट अर्ली। लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मीटिंग। अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात, लेट को जनरली अपन एडवाइस में, सजेस्ट में, प्रपोज्ड में, इन सब चीज़ों के अंदर चेंज कर लेते हैं, हाँ कि ना? अच्छा जी, और क्या हो जाएगा?
अब लेट को तो मैंने एडवाइस में चेंज कर लिया और आगे ये शुड से बना के ये वाला कर रखा है। हिम नॉट बी डिस्टर्ब है, शुड नॉट बी डिस्टर्ब है। शी आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब हिम, उसने कहा कि डिस्टर्ब ना करें उसे मीटिंग में। उसने सलाह दी कि उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए मीटिंग के दौरान। उसने कहा लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब। शी ऑर्डर्ड नो वन डिस्टर्ब हिम। अब ये आप अगर मीनिंग मीनिंग से देखोगे तो आपको ये ए और ये भी सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि लेट को हम लेट में नहीं छोड़ते, उसको एडवाइस वगैरह के अंदर, सजेस्ट के अंदर चेंज करके बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो ये वाला अपना जो बी ऑप्शन है वो बेस्ट है। डू इट राइट नाउ, अब ये क्या है, इंपेरेटिव है, तो टू डू से बनेगा, हाँ कि ना, टू डू से बनेगा। तो इसमें टू डू आ रहा है नहीं। टोल्ड के बाद कुछ ऑब्जेक्ट तो लिखना है यार। ही टोल्ड मी कहाँ है, बिना मी के कैसे टोल्ड लिख पाओगे। अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे मी कहाँ से आ गया, अरे जब नहीं लिख रखा ना तो मानना पड़ेगा बच्चे, या तो सीधा सेड से ही होता, लेकिन आपको पता है इंपेरेटिव है, इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो जब कोई लिसनर, मतलब जब कोई ऐसे ना दिया हो तो समझ जाओ कि जो अब ये बात बोलेगा उसी की बोली गई होगी, इसलिए अपन मी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ही टोल्ड मी टू डू इट एट वंस और ही टोल्ड मी टू डू इट, टू डू कहाँ गया, टू तो है ही नहीं इसमें, फिर तो सोचना ही नहीं है, फिर ये लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे राइट नाउ का एट वंस कैसे हो गया, ठीक है, एक ही बात है बच्चे, इतना चेंज चलाना पड़ेगा। ये तो वैसे ही गलत है ना यार, ही टोल्ड मी डू इट राइट नाउ, टू डू होता तो चलाते अपन, कहीं इसमें गलत तो नहीं दे रखा आंसर, ठीक है, सी दिया हुआ। शी सेड लेट हिम गो, अब फिर से वही वाली बात कि लेट को अपन किस में चेंज कर लेंगे, सजेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, इनमें चेंज कर लेंगे। इसमें तो ऑर्डर भी कर दिया और फिर से लेट का लेट ही छोड़ दिया। अच्छा जी, शी सजेस्टेड हिम टू गो, हिम टू गो, कि उसने सजेस्ट किया कि उसे जाने दिया जाए, तो सजेस्ट प्लस अलाउ, ये वाला ऑप्शन बनेगा। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, वर्क हार्ड इंपेरेटिव है, तो टू वर्क हार्ड से बनेगा। कहाँ पे टू वर्क हार्ड, एक के अंदर ही आ रहा है इसमें, तो ये तो आसान की कैटेगरी का होगा बिल्कुल। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। हाँ जी, अब ये इनडायरेक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट आना है अपने को, ठीक है। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर शी अराइव्ड, अब ये कहाँ से आया होगा, जरा समझने की कोशिश करिए। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, ये पास्ट परफेक्ट का यूज है कि दो पास्ट के एक्शन होंगे, दोनों में से जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। कुछ याद आ रहा है, बाकी कहीं दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं है, जरा समझने की कोशिश करना। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तुम पहुंचे हो पास्ट में, उससे पहले ये काम हो गया और तुम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये। दे ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, अब आपको पता है बिफोर आफ्टर वालों के अंदर ये वाला और दूसरी बात, अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ना होता फिर भी तुम ये सोचते हो अच्छे लगते, ऑलरेडी भी लिख रहा है, बिफोर भी लिख रहा है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट रहना सीधा रूल भी है, तो इसको देखने के बजाय और तो कोई ऑप्शन देखने का मतलब ही नहीं, हाँ कि ना। इसको छोड़, अगर ये ऑप्शन में ना होता तब तो कुछ और सोचने की जरूरत पड़ती, जब डायरेक्ट हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चे, इसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट क्या है, नो चेंज है। अगर अकेला होता तब भी मैं सोचता कि अच्छा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट से भी आ सकता है, अकेला होता तो मैं सोचता। जब दूसरा एक्शन भी पास्ट का साथ में कॉम्बो में मिल गया तो अब तो कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, सोचो जरा एक बार। The envoy reported the negotiations were languishing because neither party would concede procedural precedence. एनवॉय ने रिपोर्ट किया कि नेगोशिएशन जो है वो लैंग्विश करती जा रही है, मतलब डिले होती जा रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी कंसीड करने को तैयार नहीं है, सुलह करने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, इधर आ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस और इधर आ रहा है वुड कंसीड। कायदे से क्या होना चाहिए,
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाए और ये विल कंसीड में चेंज हो जाए, ऐसा ऑप्शन है तो फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। आर लैंग्वेजिंग है, इसमें विल बी कंसीडिंग कर दिया। विल कंसीड और आर लैंग्वेजिंग का कोई ऑप्शन है? एक है, ये रहा, बस टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। The curator noted that pigments were deteriorating faster than the varnish could protect them. क्यूरेटर ने, वो जो बनाने वाला है बेसिकली, उसने नोट किया कि भैया पिगमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिटेरेट हो रहे हैं, वार्निश जितनी तेज़ी से उनको प्रोटेक्ट कर पा रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से पिगमेंट डिटेरेट हो रहे हैं। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है और इधर कुड प्रोटेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हो जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और इधर हो जाए कैन प्रोटेक्ट। ऐसा ऑप्शन अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है, ऐसा ऑप्शन ये रहा। और कोई है ऐसा? बस यही है, टिक करो, आगे बढ़ो। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड वुड लीव अर्ली, इज नॉट फीलिंग वेल एंड विल लीव अर्ली हो, मतलब आई में चेंज हो गया तो ऑब्वियसली एम नॉट फीलिंग वेल एंड विल लीव अर्ली। हाँ जी, बॉटनिस्ट साइड दैट वो जो रेयर ऑर्चिड था वो जर्मिनेट हुआ। जैसे मान लो कोई पौधा जर्मिनेट हो जाए जैसे तैसे मुश्किल से, तब वो उगरे, है ना, वो अंकुरित हो, और होते ही उस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाए और वो मर जाए, होते साथ ही ये काम हो जाए, तो वो कह रहा है कि भैया रेयर ऑर्चिड जर्मिनेट हुआ, सिर्फ सिर्फ कम टू समथिंग का मतलब होता है किसी वजह से उसकी डेथ हो जाना, फंगल इस वजह से डेथ होने के लिए, मतलब अंकुरित हुआ ही था ऐसे मरने के लिए, ये सेंटेंस का मतलब। अब जरा समझने की कोशिश करना, रेयर ऑर्चिड हैड जर्मिनेटेड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, अच्छा जी, ओनली टू कम टू अ लेटेंट फंगल ब्लाइट। अब क्या इसके अंदर कोई वर्ब है? ओनली टू स्कम इन्फिनेटिव है, ठीक है, स्कम के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, उसका ये ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे कोई वर्ब है? नहीं है, तो ये है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कहाँ कहाँ से आया हो सकता है, देखें जरा एक बार। द रेयर ऑर्चिड डिड जर्मिनेट, अब ये कोई नेगेटिव है क्या, कोई इंटेरोगेटिव है क्या जिसके अंदर डिड लगाएं? डिड कब आता है? पास्ट, मैं मानता हूं कि पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट से आ सकता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट ये कब लगाते हैं अपन? जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है। डिड जर्मिनेट का और कोई लॉजिक है क्या? क्या इसको रेस से बाहर कर दूं? अच्छा जी, इसके अंदर अ रेयर ऑर्चिड जर्मिनेटेड, एक रेयर ऑर्चिड जर्मिनेट हुआ, द रेयर ऑर्चिड जर्मिनेटेड ओनली टू कम टू लेटेंट फंगल ब्लाइट। बॉटनी साइड द रेयर ऑर्चिड जर्मिनेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी नहीं आ पाएगा। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों, अब बचे हैं जी मेरे पास ये वाले दोनों, द बॉटनी साइड, अ और द, इसमें द आ रहा है, क्या ऑप्शन दिया भाई इसने? सी ऑप्शन दिया इसने। अब सी ऑप्शन के पीछे लॉजिक क्या क्या है अपने पास? सी ऑप्शन के पीछे लॉजिक क्या क्या है अपने पास? हालांकि ये बहुत हल्का लॉजिक हो जाएगा कि ए और दा वाला लॉजिक अपन लगाएं। यहाँ पे दा ऑर्चिड दिया हुआ है, यहाँ पे दा ऑर्चिड दिया हुआ है, एक तो ये वाला पॉइंट। दूसरा, मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट कब लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट तब लगाते हैं जब पास्ट के दो एक्शन हो, है ना। अब यहाँ पे एक बार मैं वो बात दोहराना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे कोई और वर्ब तो दी नहीं हुई, कोई और वर्ब तो दी नहीं हुई, और ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट तीन जगह से आ सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट से आ सकता है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट से आ सकता है, या पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तीन जगह से आ सकता है पास्ट परफेक्ट। अच्छा, कौन सा प्रेफर करें? यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट तो दिया नहीं हुआ, ये दो दिए हुए हैं, तो कौन सा प्रेफर करना है? एक मेरी छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। पास्ट परफेक्ट जैसा अपने पास ये एग्जाम्पल था ना, ऐसे एग्जाम्पल में प्रेफर करना है। अब आपको जब पहले से ही दो, ये वाला, यहां मैंने कहा ये पास्ट परफेक्ट से ही आया हो सकता है, क्योंकि दूसरा पास्ट का एक्शन यहां पे दिया हुआ है।
ये स्ट्रक्चर में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर हो तभी पास्ट परफेक्ट आपको प्रेफर करना है, या फिर कोई ऑप्शन ही और ना हो, या फिर अकेला भी है लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तभी चूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट तो वहां पे ऑप्शन है नहीं, वहां पे मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट तो ऑप्शन है नहीं, है ना। ये इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि पास्ट का दूसरा एक्शन नहीं है। सिंपल मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन है तो फिर मैं इसको चूज करूंगा। ए और द वाला लॉजिक भी है, तो अपन प्रेफर करेंगे जी सी ऑप्शन को। ये वो वाले सवाल हैं जो मैं कह रहा था ना कि अच्छा इसका ये आंसर भी पॉसिबल है, ये आंसर भी पॉसिबल है, बच्चों को पता नहीं होता कौन सा प्रेफर करना है। अब इस पे आओ, यहां से वो चीज और ज्यादा क्लियर होगी आपको। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, इफ ही हैड एवर बीन टू ताजमहल। अब यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कहाँ कहाँ से आया हो सकता है, क्या प्रेजेंट डेफिनेट से आया हो सकता है, इसको रेस से बाहर कर दूं। ये तीन जगह से, अब इसमें भी चलो ये कर लिया अपन ने। हैव यू एवर बीन टू ताजमहल, प्रेजेंट परफेक्ट। वर यू एट ताजमहल, चलो इसको तो छोड़ो, ये तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। डिड यू एवर गो टू ताजमहल, पास्ट इंडेफिनिट। अब गो की जगह अगर बी भी होता, जैसे यहां बीन लगा रखा ना, अब ऐसे वाले सेंटेंस के अंदर मैं कह रहा हूं, हालांकि इसमें तो कोई ऑप्शन ही बढ़िया नहीं है, इसमें तो साफ साफ आपको पता चल रहा है सी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, अगर ऐसा सवाल हो और आपको तीन ऑप्शन दे दे, प्रेजेंट परफेक्ट भी दे दे, पास्ट इंडेफिनिट भी दे दे और पास्ट परफेक्ट भी दे दे, तो कौन सा प्रेफर करोगे, कौन सा लगाओगे, समझना। ये एक ही वर्ब है, यहां कोई दूसरा एक्शन दे रखा है नहीं, तो पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन नहीं आ सकता इस लॉजिक से, ठीक। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट वाला कब कब लगाना है, अगर यहां पे लिखा होता ना द डे बिफोर, 2 months बिफोर, और इधर येस्टरडे वगैरह होता, तब पास्ट इंडेफिनिट वाला प्रेफर करना। अगर वो भी नहीं है, मतलब वो नहीं है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। फिर से बोल दूं एक बार ये बात, कि यहां पे अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है और नीचे तीनों ऑप्शन है, पास्ट परफेक्ट कहां कहां से आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट से, पास्ट इंडेफिनिट से और पास्ट परफेक्ट से, तीन जगह से आ सकता है। पास्ट परफेक्ट वाला तो बहुत ही रेयर चूज होगा, वो कब चूज होगा, जब ऑल दो एक्शन होंगे यहाँ पास्ट के, या और कोई ऑप्शन ही ना हो, ना प्रेजेंट परफेक्ट वाला ऑप्शन हो, ना पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन हो, सिर्फ वही हो तब। यही दो केस में या तो दो एक्शन दिए होंगे पास्ट के, या फिर और कोई ऑप्शन ही ढंग का नहीं होगा, तब मजबूरी में चूज करना पड़े तो करना पड़े। पास्ट इंडेफिनिट वाला चूज करना कब है, जब येस्टरडे और द डे बिफोर ऐसे वाला कॉम्बिनेशन बन रहा हो। अदरवाइज 99% आपको प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही हमेशा इसमें प्रेफर करना है। ये वाला सवाल काफी बच्चों का होगा, है ना। और जैसा कि मैंने वॉइस चैप्टर वाली वीडियो में भी बोला था कि भाई ये वाली जो वीडियो है, ठीक है, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, हालांकि पेड कोर्स की वीडियो है, ये यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, क्योंकि मेरे पास पेड कोर्सेज की वजह से यूट्यूब पे कुछ भी डालने का समय ही नहीं मिल रहा है, ठीक। और उसको भी एक्टिव रखना है ना यार, तो ऐसे कोई 50 में से कोई एक आधी वीडियो अगर आपकी वहाँ डाल दूँ तो ऐसे रोया मत करो, ठीक है। इस टॉपिक की काफ़ी डिमांड है, तो ये मुझे वहाँ पर डालना है भाई। तो जो भी बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को हमेशा परेशान करता था, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ जी सर, आज क्लैरिटी मिल गई कि अगली बार से किसको प्रेफर करना है। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व दैट रिकॉर्ड्स हैड बीन टेम्पर्ड विद। अब ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, हाँ कि ना, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा जी, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव से आ सकता है, नहीं। क्या प्रेजेंट डेफिनेट से आ सकता है, नहीं। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों, ठीक है। अब ये वो जगह थी, मैंने क्या कहा था कि पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट तभी हो सकता है या तो दो पास्ट के एक्शन दियो, या और कोई ढंग का ऑप्शन ही ना हो। अब यहां पे इसको जबरदस्ती का एक्टिव कर दिया, समवन टेम्पर्ड विद रिकॉर्ड्स, क्यों भाई, इसकी तरफ क्यों देखूं मैं जब मेरे पास ये वाला ऑप्शन है। मेरी बात आई समझ में। अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता, द रिकॉर्ड्स हैव बीन टेम्पर्ड विद, तो सबसे बढ़िया होता, सबसे बढ़िया होता वो। आ रही है बात समझ में। अच्छा जी, या दूसरा, रिकॉर्ड्स वर टेम्पर्ड विद, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। ये वाला अभी क्योंकि वो दोनों नहीं है, इसलिए मजबूरी में ये लगाना पड़ रहा है। क्लियर हो गया।
द प्रोफेसर सेड दैट हैड ही नोन अर्लियर। अब इसके आगे के काफ़ी सारे सवाल आएंगे भाई, ये कंडीशनल बेस्ड। बहुत बच्चे और इस और कंडीशनल नरेशन में कंडीशनल आ गए, नरेशन में कंडीशनल आ गए, नरेशन में कंडीशनल आ गए। अरे भैया सुन मेरी बात बड़े प्यार से, ठीक है? ये वाले जो कंडीशनल होते हैं ना, ये वाले टाइप के जो कंडीशनल, अब आपको पता ना क्लोज्ड कंडीशनल है। हैड ही नोन का मतलब होता है इफ ही हैड नोन। ये क्लोज्ड कंडीशनल है। कंडीशनल का टेंस नहीं चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाते वक्त सिर्फ प्रोनाउन वगैरह चेंज होंगे, कंडीशनल का टेंस नहीं चेंज होगा। अब ये क्लोज्ड कंडीशनल पास्ट की बातें करने काम आता है। हैड ही नोन अर्लियर, अगर उसे पहले पता होता तो उसने नेसेसरी अरेंजमेंट कर दिए होते। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम इसको प्रेजेंट में ले जाओगे, क्योंकि सेमी क्लोज्ड वाला तो प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक बातों की लिए आता है। अब ये कोई अनरियलिस्टिक बात भी नहीं है ना। अब कुछ मॉक टेस्ट के अंदर बड़े ऊट पटांग आंसर देख के बच्चे को ऐसा लगता है, वो पता है ऐसे वालों को क्या करेगा, वो सोचेगा हैड ही नोन को कुछ ऐसा कर दें कि इफ ही न्यू अर्लियर, और इस साइड पे कर दें ही वुड मेक। नहीं भैया, उससे मीनिंग चेंज हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। क्लोज्ड कंडीशनल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा भैया, समझ मेरी बात। कंडीशनल का अपना एक मीनिंग होता है। जब आपने अगर कंडीशनल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे कंडीशनल चैप्टर के आपको मीनिंग पढ़ाए गए थे ना, कि सेमी क्लोज्ड इस मीनिंग के लिए आता है, क्लोज्ड इस मीनिंग के लिए आता है। क्या अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस क्लोज्ड में कोई भी सेमी क्लोज दोनों में लिख पाते हो? सेमी क्लोज्ड अलग टाइप के मीनिंग के लिए बना है, क्लोज्ड अलग टाइप के मीनिंग के लिए बना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसको चेंज कर दोगे तो मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना? तो भैया ध्यान रखना, क्लोज्ड कंडीशनल ऐसे जब दिया हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हैड प्लस V3 और इधर वुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर है, वो बाद में भी एज इट इज रहेगा। आप ऐसे चाहे 10 सवाल देख लो प्रीवियस ईयर के, 10 एज इट इज ऐसे हैं। देखो जरा, उसने ऑब्जर्व किया कि मार्केट की लिक्विडिटी अगर वैनिश हो जाती है एंटायरली तो वो ये कर देता, एक्सचेंज ने सस्पेंड कर दिया होता ट्रेडिंग को। अब हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा भैया। एविडेंस टेम्पर ना हुए होते तो वर्डिक्ट डिफरेंट होती, एज इट इज रहेगा। कहाँ पे है जी सेम स्ट्रक्चर, ये रहा। हैड द लिटरेरी ट्रूप नॉट ओवर यूज, लिटरेरी ट्रूप को ओवर यूज ना किया गया होता तो ऐसा हो गया होता। बिल्कुल सेम रहेगा, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। बस तुम वहां बैठ के सोचते रहे कि अच्छा ये हैड है, ये वहां से आया होगा, ये V2 से आया होगा, ऐसे सोच रहे होगे। अरे भैया कंडीशनल है, इसके मीनिंग में चेंज पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो क्या लगाना पड़ेगा इसमें अपने को, कहाँ पे है जी सेम डिट्टो सेम। हैड बीन इनकॉपरेटेड कहाँ पे है जी, हैड बीन ट्रूली रैंडम, हैड बीन ट्रूली रैंडम, और उधर माइट हैव रजिस्टर्ड। देख लो मेरे दिए हुए सवाल तो है नहीं, सार में बिल्कुल डिट्टो सेम। क्लोज्ड कंडीशनल अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाओ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाओ भैया, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। हैड प्लस बीन ऑस्टियर, हैड बीन ऑस्टियर कहाँ पे है जी, हैड बीन ऑस्टियर, हैड बीन ऑस्टियर। और आगे क्या दिया हुआ है उस साइड पे, वुड हैव कमांडेड, वुड हैव कमांडेड हैड बीन। उसने कन्फेस किया कि वायलिन कंसर्ट जो है वो अधूरा रह जाता अगर वो मास्ट्रो जो है वो अपने स्केचेस ना देके जाता, एनोटेटेड स्केचेस ना देके जाता, जो मर गया बेसिकली। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 और इधर हैड प्लस V3 है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। वुड हैव प्लस V3 और इधर हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 और हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 और हैड प्लस V3। हाँ जी,
उस टाइप वाले ख़त्म होते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग आ गया, ध्यान दो और सोचो क्या होगा यहाँ पे। तो आपको मैंने कहा था कि जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, एक तो वो पास्ट परफेक्ट दिया होता है, तो उसमें से अगर प्रेजेंट परफेक्ट भी दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट भी दिया हो, पास्ट परफेक्ट भी दिया हो, तो कौन सा चूज करना है, वो वाली कन्फ्यूजन आज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर क्लोज्ड कंडीशनल आ जाए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल में, वो वाली समस्या भी आपकी खत्म हो गई। ये दो समस्याओं ने बहुत परेशान कर रखा था आपको, दोनों खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जियोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी कि आइलैंड की कैरिंग कैपेसिटी शायद एक्सीड हो जाए अगर इन्वेजिव स्पीसीज प्रोलिफरेट करेंगी अनचेक्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आइलैंड है उसकी कैरी करने की कैपेसिटी, यानी कितने जीव जंतु उस पर सर्वाइव कर सकते हैं, वो एक्सीड हो जाएगी। यहाँ पे वो शुड का मतलब वो वाला नहीं है, चाहिए वाला नहीं है। आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, शुड यू नीड एनी हेल्प, शुड यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल मी। क्या मतलब होता है जिसका, अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। शुड का मतलब यहाँ इफ जैसा होता है, अगर वाला मतलब होता है, ये उस सेंटेंस उस वाले मीनिंग में शुड यूज हुआ है। ये कह रहा है कि जियोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी कि आइलैंड की कैरिंग कैपेसिटी जो है एक्सीड हो जाएगी अगर इन्वेजिव स्पीसीज जो है ऐसे ही फैलती रही अनचेक्ड, उन पर कोई लगाम नहीं लगाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा जी, देखें हम जरा इसको। आइलैंड की कैरिंग कैपेसिटी विल बी एक्सीडेड, ठीक है, इफ इन्वेसिव स्पीसीज प्रोलिफरेट अनचेक्ड। ये विल बी एक्सीडेड है, वहां पे माइट बी एक्सीडेड है। शुड इन्वेसिव स्पीसीज हैव प्रोलिफरेटेड अनचेक्ड, इसमें चेंज कर दिया, प्रोलिफरेट को हैव प्रोलिफरेटेड कर दिया। क्या कोई आपने ऐसा नरेशन का रूल पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट डेफिनेट आ जाए? पढ़ा कभी ऐसा? क्या सीधा सीधा क्रॉस कर दूं इसको? आइलैंड की कैरिंग कैपेसिटी माइट बी एक्सीडेड शुड इन्वेसिव स्पीसीज प्रोलिफरेट, ये नहीं, एज इट इज छोड़ दिया जी इसको। इफ इन्वेसिव स्पीसीज प्रोलिफरेटेड अनचेक्ड, ये लिख दिया जी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट डेफिनिट में चला जाए, पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट डेफिनिट में चला जाए, उल्टा। यहां पास्ट इंडेफिनिट होता तो प्रेजेंट डेफिनिट से आया होता, मैं मान लेता। डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट है और वो प्रेजेंट में चला जाए, मेन क्लोज पास्ट और इधर प्रेजेंट आ जाए, कैसे हो पाएगा? डेज से बाहर कर दूं इसको। अब बचे मेरे पास ये वाले दोनों ऑप्शन, ठीक है, बचे मेरे पास ये वाले दोनों ऑप्शन। क्या विल से माइट लाना बेहतर रहेगा कि माइट का माइट ही छोड़ना बेहतर रहेगा? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्रोलिफरेट कैसे आ गया बच्चे, शुड के बाद बेस फॉर्म आती है ना, उस लॉजिक से प्रोलिफरेट आया हुआ, उस लॉजिक से प्रोलिफरेट आया हुआ और उसी लॉजिक से प्रोलिफरेट ही रहेगा। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ये विल बी वाला, विल से माइट जबरदस्ती करने की बजाय जब मेरे पास माइट का माइट छोड़ने का ये ऑप्शन है तो उसी को प्रेफर करूंगा ना, यानी मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर सी। उसने कमेंट किया कि पॉलिसी की जो एफिकेसी है, मतलब वो पूरी तरह से डिटरमिन नहीं करी जा सकती, वो एक टाइप का गैस ही रहेगी जब तक ये डेटा इकट्ठा नहीं हो जाता। ठीक है? ये सेंटेंस का मतलब है। अच्छा जी, वुड रिमेन कहाँ से आया हो सकता है? विल रिमेन से आया हो सकता है। अच्छा, एक्रूड पास्ट इंडेफिनिट है, अगर एक्रू दिया हो, विल रिमेन और एक्रू दिया हो तो कोई चक्कर ही नहीं है। विल रिमेन और एक्रू दिया हो तो सही हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। कहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन है अपने पास, तो ये तो आसान ही था, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। बस सेंटेंस का मीनिंग ही थोड़ा अजीब था, इसलिए आप परेशान हो रहे होगे। हाँ जी, उसने कहा कि वो वायलिन बजाया करती थी जब वो बच्ची थी। अब यूज टू मॉडल तो यूज टू ही रखना पड़ेगा, ये तो पहले ही पास्ट फॉर्म है, ये किसी और से तो यूज टू बनता नहीं है, है ना? जैसे वुड लिखा होता मैं कहता विल से आया होगा,
माइट लिखा होता मैं कहता मे से आया होगा, कुड लिखा होता मैं कहता कैन से आया होगा। यूज टू तो किसी चीज़ से आता नहीं है, यानी यूज टू का यूज टू ही रहा होगा। और अगर ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट ही रखना पड़ेगा। ऐसा तो कर नहीं सकते कि यूज टू कर दें और इधर प्रेजेंट कर दें, यानी नो चेंज से ही आया होगा ये। तो एज इट इज किसके अंदर लिखा हुआ है, यही टिक करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। प्रोफेसर ने रिमार्क किया कि स्टूडेंट नीडेड टू सबमिट देयर पेपर्स बिफोर फ्राइडे। नीडेड किससे आया होगा, नीड से आया होगा। स्टूडेंट्स नीड कहाँ पे है, एक में ही, ये तो आसान ही था, बस सेंटेंस लंबा था, वैसे कुछ नहीं। अब थोड़े से और टेढ़े सवाल, ठीक है, अब थोड़े से और टेढ़े सवाल। हाँ जी, प्लीज क्लोज द विंडो, इम्पेरेटिव है ना। टू क्लोज द विंडो से बनेगा। टू क्लोज द विंडो किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। सेड, सेड टू क्लोज द विंडो, आस्क टू क्लोज द विंडो, रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। अब आपको पता है कि प्लीज का रिक्वेस्ट से बनेगा, लगाना तो अपने को यही पड़ेगा। फिर सर मैंने इसको इसमें क्यों डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है कि रिक्वेस्ट के बाद कुछ होना चाहिए था। येलो का मतलब है, अब देखो जितने आगे क्वेश्चन है ना, इसको मैंने दो कलर मार्क किए हैं, तीन कलर मार्क किए हैं बेसिकली। येलो का मतलब है कि भैया मतलब गलत नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा और वेरिएशन होता तो अच्छा होता। इन चार में से तो यही बेस्ट है, और गलत नहीं कह सकते हम सवाल को। येलो का मतलब है कि इस सवाल को हम गलत नहीं कह सकते, हालांकि थोड़ा सा चेंज होता तो बेहतर रहता, जैसे यहाँ पे मी लगाता तो बेहतर होता। ठीक है, एक है जी रेड, कुछ क्वेश्चन होंगे रेड कलर से। रेड कलर का मतलब है कि सवाल गलत है, उसमें या तो जो ऑप्शन होना चाहिए था है ही नहीं, या फिर जो मतलब गलत आंसर दे रखा है, बी होना चाहिए था, डी दे रखा है, ऐसा कुछ है ना, या सवाल ही गलत है। और कुछ मैंने वाइट में भी छोड़ रखे हैं, मतलब वो सही है सवाल, बस थोड़े से मुश्किल है, वैसे वो सही है। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, शी इंडिकेटेड दैट। अगर आपको लगे ना कि यार ये तो बताना शुरू हो गया, अभी से मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, तो वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, शी इंडिकेटेड दैट, उसने इंडिकेट किया कि अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम जानते हो ना, जैसे पार्लियामेंट वगैरह के अंदर होता है कि भैया कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए तभी कोई रूल पास किया जा सकता है। तो उसने इंडिकेट किया कि अगर कोरम जो है पूरा नहीं हुआ, वर नॉट मेट का मतलब यहाँ कोई मिलना वाला नहीं है बेसिकली। आपने सुना होगा इफ कंडीशंस आर नॉट मेट, तो वहाँ मेट का मतलब मिलना नहीं होता। बेसिकली अगर कंडीशन पूरी नहीं होती, अगर कोरम जो है पूरा नहीं होता है, ये जो चार्टर की अमेंडमेंट है ये लैप्स हो जाएंगी, मतलब ये वैलिड नहीं होंगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे वर नॉट मेट, वर नॉट मेट, आर मतलब नॉट इसमें अनलेस की वजह से बोल रहा हूँ मैं, आर मेट से आया हो और इधर से विल लैप से आया हो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास। हाँ जी, ये रहा जी मेरे पास। अब इसको फिर भी मैंने इसके अंदर क्यों डाला है, यहाँ पे लिखा हुआ वर और यहाँ पे लगा दी सिंगुलर वर्ब। अब ये कोई ऐसा नहीं था यार कि इसको अपन कोई सेमी क्लोज्ड में ले जाएं, है ना, ये नॉर्मल ओपन कंडीशनल वाली बात है। ये कोई ऐसे नहीं थी कि इसको कंडीशनल सेमी क्लोज टाइप मान लूं मैं, वर वगैरह से बनाऊं इसको, जरूरत नहीं थी। ठीक है, नॉर्मल एक फैक्चुअल सी स्टेटमेंट है, उसने इंडिकेट किया कि अगर ये प्रॉम्प्टली मैट नहीं होगा तो ये लैप्स हो जाएंगी। तो ये ओपन कंडीशनल टाइप बात थी, उसका ही ये बेसिकली जाके इनडायरेक्ट बना हुआ है जो कि पास्ट में गया हुआ है। तो यहाँ पे इज से नॉर्मली यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, यहाँ पे इसने वर लिख के आप लोगों को जबरदस्ती का परेशान कर रखा है, लेकिन चलाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते ना हम तो इन चार में से बेस्ट चूज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करो, हैड बीन से क्या वर बन सकता है, पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट जा सकता है, नहीं जा सकता।
पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट ही रह गया हो, चलो मैं मान लेता, लेकिन ये माइट हैव लैप्स्ड से वुड लैप्स कैसे बन जाएगा? अच्छा जी, इज प्रॉम्प्टली मेट, इज से वर, चलो ये वाला तो मेरा सेम है, लेकिन मस्ट नॉट लैप्स से वुड लैप्स कैसे आएगा? नेगेटिव कर दिया, मीनिंग चेंज, मॉडल चेंज जबरदस्ती का। अब आपको पता चलेगा कि चार में से यही बेस्ट है। इस क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा अगर ये चेंज कर देते, यहाँ पे वॉज लिख देते, तो ये सही हो जाता सवाल। अभी भी चार में से यही बेस्ट है और कोई गलत की कैटेगरी में नहीं जाएगा, लेकिन येलो मार्क का मतलब है कि छोटा मोटा चेंज इसके अंदर रिक्वायर्ड था। हाँ जी, ये गिवन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। लेक्चरर ने आर्ग्यू किया कि गिवन सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन, गिवन का मतलब है यहाँ पर प्रोवाइडेड, बशर्ते, इसका मतलब होता है बशर्ते। बेसिकली अगर सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन हो, गिवन यहाँ पर कहता है बेसिकली बशर्ते मतलब होता है इसका इफ, जैसा आप कह लो, इफ देयर इज सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन, ये मतलब है इसका। गिवन सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन इज इक्वल टू इफ देयर इज सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन। लेकिन ये कोई वर्ब नहीं है, तो इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। रिएक्शन रेट कुड असिम्टोमेटिकली अप्रोच जीरो, अगर सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन हो तो रिएक्शन रेट जो है वो अप्रोच कर सकती है जीरो को, ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है जी। अच्छा, तो गिवन वाले में तो कोई चेंज आएगा नहीं। यहाँ पे कुड लिखा हुआ है, आप में से मैक्सिमम लोग सोचेंगे कुड कहाँ से आ सकता है, या तो कुड का कुड ही रह गया हो या कैन से आया हो सकता है, दो ही जगह से आ सकता है, हाँ कि ना? तो आप में से इसमें मैक्सिमम लोग जो परेशान हो सकते हैं, मस्ट हैव हैड, ये जबरदस्ती का है ना। अच्छा जी, विल बाहर कर दो। अब मेरे पास बचे ये दो ऑप्शन। आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो परेशान होंगे ए और सी में। क्या ए और सी में और कोई डिफरेंस है कैन कुड के अलावा? नहीं है ना, सिर्फ ये कैन और कुड वाला ही डिफरेंस है। तो मैं क्या मानूं यहाँ पर कि कैन से कुड आया कि कुड का ही कुड रह गया होगा? क्या मानूं? सर पीछे क्वेश्चन गया था, वहां पे आपने ना, वहां पे आपने वुड था और उसके अंदर आपने वुड वाला भी ऑप्शन नहीं था, फिर भी आपने कहा कि विल से वुड गया होगा ना, तो इसमें भी वो चूज हो जाना चाहिए। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कुड वाला क्यों आएगा और आगे से इस बात का क्या आपको ध्यान रखना है। अगर एक सिंगल ही क्लॉज हो, अगर एक सिंगल ही क्लॉज हो, तो उस केस में तो आप ये मानना कि कैन से कुड आया होगा। ध्यान रखना, जब किसी शर्त पे, किसी कंडीशन पे ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है वाला मीनिंग देना हो ना, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, तो वहां पे कैन की बजाय आपको कुड लगाना है। कैन दिखाता जी एबिलिटी को, ठीक है, कैन दिखाता है एबिलिटी को, कैन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है लेकिन नेगेटिव में, कुड दिखाता है पॉसिबिलिटी को। और यहां पर एबिलिटी की बात नहीं, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर ऐसा हो, क्योंकि कंडीशन लिखी हुई है साथ में, अगर ऐसा हो ना तो ऐसा हो सकता है। तो ये बात एबिलिटी की नहीं, ये बात पॉसिबिलिटी की बन जाती है अगर कंडीशन साथ में दी होती है। इसलिए अपन मानेंगे कि कुड का ही कुड रहा हुआ है, कैन लिखने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। सेम बात पर बेस्ड है, बिल्कुल सेम। आपको क्वेश्चन का अलाइनमेंट देख के लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ये मैंने खुद ही अलाइन किए। अच्छा ये सेम टाइप के हैं तो ये ऐसे रखूं, अच्छा इनमें सेम कॉन्सेप्ट है साथ रख देता हूं, ताकि सेम टाइप के आपको पढ़ा के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप कराया जा सके। जैसे क्लोज्ड कंडीशनल वाले सारे साथ लगाए, है ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस क्लास को बनने में कितना टाइम डिवोट हुआ हुआ है। फिजिसिस्ट ने रिमार्क किया रियल टाइम, रियल सॉरी टाइम रिवर्सल इनवेरियंस वोयलेट हो सकती है अंडर नॉन यूनिटरी एवोल्यूशन। अगर ये नॉन यूनिटरी एवोल्यूशन की कंडीशन हो ना तो ऐसा हो सकता है। फिर से वही बात, ये कुड कहाँ से आया हो सकता है? कुड कैन से आ सकता है, कुड से आ सकता है, और जैसा भी 2 मिनट पहले मैंने बोला कि अगर कोई कंडीशन दे रखी हो तो यही मानना है कि कुड का कुड ही रहा होगा। यानी अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा जी? सी ऑप्शन।
देखो जी, अब ये सवाल इन्होंने दिया, शी सेड दैट सेमिनार हैड बीन पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव कहाँ कहाँ से आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट से आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट से आ सकता है, या पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह गया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ कि ना, ये तो हो नहीं सकता। यानी ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन सा प्रेफर करना होता है इसमें से, प्रेजेंट परफेक्ट वाला प्रेफर करना है। ये तब आता जब दो पास्ट के एक्शन होते या इनमें से कोई और ऑप्शन ना होता, तब इसको लगाते अपन। ये कब आता, जब यहाँ पे कोई येस्टरडे, द डे बिफोर, लास्ट मंथ, द मंथ बिफोर ऐसा कुछ होता, तब अपन इसको प्रेफर करते हैं। अगर ऐसा कोई हिंट नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला सबसे बढ़िया होता है। लेकिन इन्होंने इसके अंदर आंसर दे दिया डी को, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि गलत है। ठीक है, अब मैं जबरदस्ती की आपको कोई कहानियां सुना के, जबरदस्ती के रूल बना के, इनडेफिनेटली दिया हुआ है, इससे टाइम का वह रिजल्ट, कुछ भी ऐसी आपको मनगढ़ंत कहानियां सुना के इस ऑप्शन को ही जस्टिफाई कर दूं, मेरा मन नहीं मानता। ठीक है, मेरी नॉलेज के हिसाब से भैया ये इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है। इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन था बच्चे, वो ए ऑप्शन होना चाहिए था। इन्होंने ये दे रखा है, इसलिए मेरी नजर में ये गलत है। सेम लॉजिक पे ये वाला सवाल है। और देखो खुद ही इन्होंने ही आज की क्लास में मैंने आपको दिखाया है कि पास्ट परफेक्ट कहां से आया होता, प्रेजेंट परफेक्ट से। इन्होंने खुद ही इसी क्लास में दिखाया है, खुद वो चूज किया है। इस क्वेश्चन में इसको चूज कर लिया। और ये कारस्तानी कैसे हुई है, ये चैट जीपीटी से हुई है। देख लो ना, सेम से क्वेश्चन, सेम से टाइप के, सेम सबके आंसर सेम, सिमिलर वे में गलत। ये चैट जीपीटी की कारस्तानी है। ये क्वेश्चन बनाने का ठेका दे दिया। अब वो प्रूफ, पैसे कम दिए होंगे उनको, ठेका सस्ते में दिया, प्रूफ रीडिंग वाले उन्होंने रखे ही नहीं। चैट जीपीटी ने जो आंसर दिए, जो ऐसे बोरिया बिस्तर बनाया एक बढ़िया से कबाड़ का, और वो परोस दिया और उन्होंने पेपर में डाल दिए। भाई यही है कि यार, यही मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे सोचने पड़ेंगे कि आपकी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मान के चलने पड़ेंगे भाई। ही वंडर्ड वाई द लाइट्स हैड बीन लेफ्ट ऑन। बेसिकली वो सोच के बेसिकली हैरान था, सोच रहा था कि भैया पूरी रात ये लाइट क्यों ऑन थी। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर से हैड बीन लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, कहाँ कहाँ से आ सकता है ये, पास्ट इंडेफिनिट से भी आ सकता है, इससे तो आ नहीं पाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट से भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट से भी आ सकता है, कहाँ से आना चाहिए। सबसे बढ़िया ऑप्शन है जी आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट वाला। चलो इस वाले मीनिंग में पूरी पूरी रात लाइट क्यों ऑन थी, पास्ट इंडेफिनिट भी मैं चला लेता, पास्ट इंडेफिनिट भी चल, सबसे बढ़िया तो अभी भी यही है, पास्ट के एक एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट पर आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है ना। लेकिन इन्होंने दे रखा डी ऑप्शन, इसलिए मैंने इसको गलत की कैटेगरी में डाला। सेम लॉजिक यहाँ पे है जी, पास्ट परफेक्ट दे रखा है, हैड बिन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। हाँ जी, कहाँ से आ सकता है पास्ट परफेक्ट, क्या प्रेजेंट से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हैड बीन, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह गया हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट रह गया हो सकता है। इनमें और क्या चेंजेस है, कंपनी प्रोजेक्शन, कंपनीज प्रोजेक्शन, द काट दिया, अपोस्ट्रोफी एस काट दिया, ओवरली गई तो ज़बरदस्ती करने वाली बात है। तो मेरे पास ऑप्शन बचे ये वाले दोनों, मेरे पास ऑप्शन बचे ये वाले दोनों। अब मैंने जैसा बताया कि ये वाला अपन कब प्रेफर करते, या तो पास्ट का एक दूसरा एक्शन दिया होता तब प्रेफर करते, या ये ना होता, अगर ये ना होता तब मैं इसको प्रेफर करता, है ना। अभी फिलहाल तो है ना मेरे पास ये पास्ट इंडेफिनिट वाला। ये पास्ट परफेक्ट अकेला कब लिखेंगे अपन, या तो पास्ट का एक और एक्शन होता, या फिर और कोई ऑप्शन ना होता, मजबूरी बन जाता। फिलहाल ये है तो ए ऑप्शन इसको बेटर मानना चाहिए था, लेकिन इसने डी दिया हुआ है। देखो भैया, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, गलत आंसर को जबरदस्ती फालतू के लॉजिक दे दूँ आके मैं जस्टिफाई कर दूं, जो गलत है मैं तो सीधा रेड से मार्क कर, गलत है तो गलत है। ठीक है,
वर इम्प्रूविंग दिया हुआ है, आर इम्प्रूविंग से आया होगा, और कहाँ से आया होगा? हाँ जी, प्लेयर्स आर इम्प्रूविंग विद ईच मैच बोला होगा तो 99% प्रेजेंट में ही बोला होगा। प्लेयर्स इंप्रूव कर रहे थे हर मैच के साथ, प्लेयर्स इंप्रूव कर रहे हैं जब उसने बोला होगा तो प्रेजेंट में ही बोला होगा, है ना। और पास्ट, ये वाला मैं तब लगाता, चलो मान लेता कि पास्ट का पास्ट ही रह गया होगा, चलो मैं मान भी लेता, एक लॉजिक से चलो मैं जैसे तैसे अपना मन समझा भी लेता। अगर ये ऑप्शन में ना होता, ये ऑप्शन में है तो इसको कैसे चूज कर सकता हूं मैं, कैसे मन बना सकता हूं अपना? तो इसके अंदर ए ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भैया बी दे रखा है। अगर कुछ ऐसा हो जाए ना, गलत क्वेश्चन आने पे 100 रुपए की पेनल्टी, बेसिकली आपको मिले 100 रुपए वापस, तो ये आने बंद हो जाए। दिक्कत क्या है, आपसे पैसे लिए जाते हैं, पैसा कमाने का जरिया है भाई। इसलिए जान के गलत क्वेश्चन, मतलब जान के नहीं भी डालते, तो अगर डलते भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मजा ही आता है कि ठीक है बढ़िया है। अब यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जो शिफ्ट है, टेक्टोनिक शिफ्ट जो है वो इनएविटेबल, ये इनएविटेबल है। अब ये यूनिवर्स साइंटिफिक फैक्ट है, ये कायदे से साइंटिफिक फैक्ट है ये। अब यहाँ पे अगर जबरदस्ती जस्टिफाई करूं तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूं कि समझना, मैक्सिमम बच्चे आप कहेंगे कि ये आएगा, टेक्टोनिक शिफ्ट्स आर इनएविटेबल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट का तो टेंस चेंज होता ही नहीं, तो ये कैसे, इससे ये कैसे बना हो सकता है ना? ये तो तभी हो सकता है, ये तो तभी हो सकता है जब किसी साइंटिस्ट ने ऐसे बोला हो कि उस समय जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुए वो इनएविटेबल थे, उस समय जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुए वो इनएविटेबल थे, तभी हो सकता ही है कि पास्ट का पास्ट ही रह गया हो। एक ही तरीका है इसको जस्टिफाई करने का कि पास्ट का पास्ट ही रह गया, लेकिन मेरी नज़र में यह सवाल गलत है। बेसिकली इधर गलती नहीं है, गलती इधर है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया इसने, ऑप्शंस में गलती नहीं है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया कि अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट था तो यहाँ पे टेंस में नो चेंज होना चाहिए था, इसमें सवाल ही ऐसे होना चाहिए था, जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दैट टेक्टोनिक शिफ्ट्स आर इनएविटेबल, और फिर ए ऑप्शन आना चाहिए था, तब ये सही होता सवाल। और ये तो चलो तुम जैसे तैसे सोच भी लो, इसका क्या करोगे? इसमें तो बिल्कुल भोले से भोला बच्चा भी बता देगा कि ये फैक्ट है, पानी जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है। इसको कैसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख दोगे तुम? पानी उबलता था, पानी उबला था 100 डिग्री पे, आज किसी और पे उबल रहा है। अरे नकलियो, पता चल गया। सेम से टाइप के क्वेश्चन, सेम से, जो सेम टाइप के होते हैं, एक में आंसर गलत तो सब में आंसर गलत, समझ आ रहा है ना? ये चैट जीपीटी का प्रसाद है आपके लिए। और काफ़ी बच्चे ना जैसे कोई डाउट वाउट पूछते हैं ऐसे, सर देखिए चैट जीपीटी पे तो ये दिखा रहा है, तो मैं एक काम करो, अपने चैट जीपीटी, चेटा, मेटा, पेटा, लेटा जितने आए हुए हैं ना, इनको प्रीवियस ईयर के 10 सवाल दे के देखो, 10 में से 3 का आंसर गलत बता देंगे ही। तो अभी ना ये मतलब लंगड़ा के चलने वाले बच्चे हैं, जब ये इतने हो जाएंगे बड़े, दौड़ने लग जाएंगे, तब हम जैसे अपने आप ही संन्यास ले लेंगे। ठीक है कि हाँ जी अब हमसे मत पढ़िए, चैट जीपीटी, मेटा, चेटा, पेटा, लेटा ये इतने लायक हो गए कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। अभी तो ये उस लायक देखो हुए नहीं। तो पता चल गया सवाल क्या होना चाहिए था, बॉयल्स होना चाहिए था, और इधर भी बॉयल्स ही रहता, फिर ये सवाल सही हो जाता। आई एंजॉय पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है ना। अब उसका कह लो कि हैबिचुअल एक्शन दिखाया जा रहा है, कायदे से तो इसमें टेंस का चेंज नहीं होना चाहिए था, है ना। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो ऐसा ऑप्शन इसको देना नहीं चाहिए कि ये भी ऑप्शन में दे दूँ और ये भी दे दूँ, ऐसे सवाल इसको बनाने नहीं चाहिए। लेकिन कभी इसको मैंने येलो से मार्क क्यों किया है, रेड से क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि अगर कभी ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए और इसके अंदर आपको कोई ऐसा हिंट नहीं है, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, ऐसा कोई हिंट नहीं है, तो उस केस में आप कर देना भाई चेंज। ठीक है, उस केस में आप चेंज कर देना, यही चलाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो होता है, तो पहले भी बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैंने इसको येलो से ही डाला है। बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, 97 क्वेश्चन है शायद, हिम्मत मत हारो, रगड़ देंगे अपन इसको।
मेंटर ने नोट किया कि फेलो जो था, वो जो फेलो था वो परसवियर करता रहा, यानी उस काम में लगा रहा। उसके हाइपोथेसिस रिपीटेडली फॉल्सिफाइड होने के बाद, वो जो हाइपोथेसिस लगा रहा था वो गलत साबित होने के बावजूद भी वो लगा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये सवाल ही गलत है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, हाइपोथेसिस गलत होने के बावजूद वो लगा रहा। पास्ट परफेक्ट हम कब लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट हम लगाते हैं कि ये काम हो चुका था, ये काम होने से पहले। क्या ऐसा कोई मीनिंग है यहाँ पर कि हाइपोथेसिस गलत होने से पहले वो लगा रहा? बल्कि हाइपोथेसिस गलत होने के बाद भी लगा रहा है पास्ट परफेक्ट में। ये कैसे आ सकता है? अगर पास्ट परफेक्ट लगाना ही था तो ये वाला एक्शन आता पास्ट परफेक्ट में। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पास्ट परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वाला आफ्टर नहीं है। काफी बच्चे कहेंगे सर आफ्टर में तो पास्ट परफेक्ट आएगा ना, आफ्टर का मतलब बाद वाला है। ये बेसिकली यहाँ पे इवन आफ्टर का के बावजूद वाला मीनिंग है। वो परसवियर करता रहा उसके हाइपोथेसिस फॉल्सिफाई होने के बावजूद, वो वाला मीनिंग है यहाँ पे। ये नहीं कहना कि ये हो चुका था इसके बाद। चुका वाला मीनिंग कहाँ है इसमें कि पास्ट परफेक्ट लगाएं जबरदस्ती का? मेरी बात आ रही है समझ में? और अगर पास्ट परफेक्ट आता भी ना तो इस एक्शन के साथ नहीं, इस एक्शन के साथ आता। पहले ये फॉल्स प्रूव है फिर भी वो लगा रहा, ये कहना था। और अब इसके ऑप्शन भी देखो जरा, यहाँ पे देखने की कोशिश करना। पहलो परसिवियर्ड इवन आफ्टर योर हाइपोथेसिस, हिज हाइपोथेसिस होगा ना, हाँ कि ना? द फेलो परसिवियर इवन आफ्टर योर हाइपोथेसिस की हिज हाइपोथेसिस, ये तो इस वजह से ही गलत हो गया। अच्छा जी, द फेलो परसिवियर्ड इवन आफ्टर हिज हाइपोथेसिस वर रिपीटली फॉल्सिफाइड। द फेलो परसिवियर, यहाँ पे हैड परसिवियर्ड है। क्या ये प्रेजेंट डेफिनेट से पास्ट परफेक्ट जाने का कोई रिवाज है कहीं? लो जी, द फेलो हैड परसिवियर्ड दो हिज हाइपोथेसिस वर रिपीटेडली फॉल्सिफाइड। यहाँ पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह गया, और इधर पे प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव का प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव ही छोड़ दिया। बस इसमें इवन आफ्टर को दो में चेंज कर लिया इसने। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अंदर क्या कर रखा है? इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट के अंदर चले गए आप, और यहाँ पे आपने कर रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट रह गया। अब ये वाला जो ऑप्शन है, फिलहाल मेरे ख्याल इन्होंने बी ही चूज किया होगा। इसमें चूज इसके अंदर बी ही करना पड़ेगा, इसके अंदर चूज बी ही करना पड़ेगा। हालांकि ये पास्ट परफेक्ट गलत है, वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पास्ट परफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ये क्यों चूज करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, अब आप में से काफी लोग कहेंगे, आप में से काफी लोग कहेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये पास्ट परफेक्ट जब दो साथ में आते हैं, पास्ट परफेक्ट के साथ जब दो एक्शन आते हैं तो उसके टेंस में चेंज नहीं करते, यानी ये वाला ऑप्शन बेस्ट होना चाहिए। उसका भी लॉजिक दिया ना मैंने आपको 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले वही लॉजिक दिया ना मैंने आपको। क्यों? पहली बात तो दो वाली बात, चलो इवन आफ्टर दो में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चला लेंगे हम। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे गलत है ना यार। पहले कौन सा एक्शन हो रहा है? पहले वो परसिवियर करता रहा कि पहले उसके ये हाइपोथेसिस फॉल्स प्रूव हो रहे हैं। पहली बात तो लगना ही नहीं चाहिए पास्ट परफेक्ट, अगर लगना भी है तो यहाँ लगना, यहाँ नहीं लगना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि होना ये वाला चाहिए था। और सही ऑप्शन देखो मैंने इसमें लिखा भी होगा। ये क्वेश्चन ही गलत है मेरी नज़र में। ऐसे में सोचो कि उसमें से कौन सा बेस्ट है, उसमें से कौन सा बेस्ट है। क्वेश्चन ही गलत है भैया। क्वेश्चन होना चाहिए था ऐसे, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही दिए होने चाहिए थे, वो एक्टिव में ये पैसिव में, और एज इट इज इसको छोड़ते और बी ऑप्शन आता, तभी ये सवाल सही होता। ठीक है जी, परेशान मत होना सर आपने इसको क्यों चूज कर लिया, ये भी तो ठीक लग रहा है। अरे सवाल ही गलत है भैया, सवाल ही गलत है। हाँ जी, पेशेंट ने कहा कि 3 दिन हो गए मुझे सोए हुए। ठीक है, पेशेंट ने कहा कि 3 दिन हो गए मुझे सोए हुए। अब इसको जरा समझने की कोशिश करो। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अब काफ़ी बच्चे ना इस पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्या दो पास्ट परफेक्ट साथ में आ सकते हैं? क्या दो पास्ट परफेक्ट साथ में आ पाएंगे क्या? हाँ जी, कायदे से। फिलहाल देखो इसको मैंने येलो से क्यों मार्क किया कि ऑप्शन तो आपको यही टिक करके आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो और कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट जाने का कोई रिवाज कहीं सुना हो?
प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट जाने का कोई रिवाज कहीं सुना हो? प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट कॉन्टिन्यू जाने का कोई रिवाज नहीं। ऑप्शन तो यही मार्क करना पड़ेगा, लेकिन इसको येलो से क्यों मार्क किया? क्योंकि दो पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करने चाहिए थे। सिंस के साथ सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए था। सिंस ही लास्ट स्लेप्ट होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए उसको येलो से मार्क किया। लेकिन इन चार में से तो यही बेस्ट है, तो यही लगाना पड़ेगा। और ये इतना गलत नहीं है कि मैं इसको गलत क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देता, इसलिए मैंने इसको येलो से मार्क किया। अब ये वाइट से यानी सवाल सही है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। करो ट्राई। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। कंपोजर ने एक्सप्लेन किया, ये जो होता है ना लेट मोटिव, बेसिकली कोई धुन, कोई लंबी सारी धुन का कोई पीस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये जो धुन है, अगर ये जो धुन है ये थोड़ी सी और आगे खींची गई होती, थोड़ी सी और खींच दी गई होती, तो बेसिकली जो इफेक्ट आना चाहिए था, जो ये जो इफेक्ट आया, ये जो इफेक्ट आया शायद ये ना आ पाता, ये पहले ही खत्म हो जाता, ठीक है। वर द लेट मोटिव ट्रांसपोज एन ऑक्टेव हायर, अगर उसको थोड़ा और आगे खींचते या उसको और आगे लेके जाते, तो वो जो ये जो इफेक्ट आया ये पहले ही खत्म हो जाता, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा। तो ज़्यादा इसके एक एक वर्ड के मीनिंग पे ना जाए, टेंस पे ध्यान देके सोचिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। हाँ जी। अब ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से बना होगा, हाँ कि ना? अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो, पहली बात तो ये वर देख के आपको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए था कि कंडीशनल हो सकता है, और अभी 2 मिनट मैंने बताया कि कंडीशनल का टेंस चेंज नहीं होता। नहीं भी आई बात दिमाग में, अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं भी आई, तो ये वर और ये माइट वगैरह कहाँ से आए हो सकते हैं? माइट में से आया हो सकता है और ये प्रेजेंट से आया हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो और इधर मे वगैरह, ऐसा कोई ऑप्शन है चार में से? नहीं है। तो पहले अगर दिमाग की बत्ती नहीं जली तो अब तो जलेगी, अब तो जलेगी, हाँ कि ना? अब मुझे बताओ, अब मुझे जरा बताने की कोशिश करो, क्या विल डिसिपेट से माइट डिसिपेट बनना, इधर इधर यहाँ पे दिया हुआ, इधर यहाँ पे प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का पैसिव और पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट जाने का रिवाज नहीं भैया, ठीक है जी। इधर इसके अंदर लगा दिया पास्ट परफेक्ट पैसिव, गलत हो गया। अच्छा जी, अब इस पे आ जाइए, विल से ये जाना नहीं, तो ऑप्शन तो ये लगाना पड़ेगा। अब यही ऑप्शन क्यों रहा बच्चे? कंडीशनल मानना है आपको इसको, आपको इसको कंडीशनल मानना है। ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो ये पहले ही हो जाए, मतलब हुआ नहीं है, रियलिटी नहीं है ये, इसको कंडीशनल मान के आपको यही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, ये कंडीशनल मानना है आपको, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। और कंडीशनल का टेंस चेंज होता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था अगर आप इसको ओपन कंडीशनल मानना चाहते हो? अभी फिलहाल तो मैंने इसको सेमी क्लोज्ड माना क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, हाँ कि ना? अगर इसको आप ओपन कंडीशनल मानना चाहते, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वर नहीं वॉज दिया होता, यहाँ पे वॉज दिया होता तो मुझे पता चल जाता कि ओपन कंडीशनल टाइप इसको ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ से मैं मान लेता कि इज से ये वॉज आया है और ये मे से माइट आया, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता था। लेकिन ये भी गलत नहीं है, मतलब मैंने इवन येलो तक नहीं रखा इसको, अपने आप में सही सवाल है ये। हाँ जी। अब अगर आप इसको देख पा रहे हैं, एनालिस्ट ने कहा
कि अगर पॉलिसी अमेंड हुई होती पहले तो क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता था। पहली बात तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आप लिख रहे हैं ना, वर द पॉलिसीज अमेंडेड, ये सेमी क्लोज्ड का स्ट्रक्चर है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सेमी क्लोज्ड में लिखी जाए, ठीक है। पहली बात तो ये सवाल ही, ये जो स्टेटमेंट है ना अपने आप में, अगर पॉलिसी पहले अमेंड कर ली गई होती तो क्राइसिस को टाला जा सकता था, एक क्लोज्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हैड द पॉलिसीज बीन अमेंडेड से बनना चाहिए था, तो यानी ये क्वेश्चन ही गलत है। यानी अगर यहाँ पे ऐसा होता, अगर यहाँ पे ऐसा होता द एनालिस्ट सेड दैट हैड द पॉलिसीज बीन अमेंडेड, तो आपको पता है क्लोज्ड कंडीशनल बन जाता, एज इट इज उसका आंसर हो जाता, बी जस्टिफाई हो जाता, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है, बेसिकली इसने इसका आंसर दे रखा है बी, जो कि वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सोचो जरा, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है ना। समझ आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं, कि इधर पास्ट इंडेफिनिट हो वो पास्ट परफेक्ट, मतलब इधर V2 हो उधर हैड प्लस V3 हो जाए तो मैं मान भी लेता, इधर हैड प्लस V3 से उधर वर्म में जा रहा है, ये कैसे भी पॉसिबल है क्या किसी भी दिन? ये तो तभी पॉसिबल है जब यहां पे भी हैड प्लस V3 होता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग की कैटेगरी के अंदर रखा है। तो यहां पे, और दूसरी बात क्या हो सकती थी, दूसरी बात क्या हो सकती थी कि जैसा तैसा ये है, जैसा तैसा भी ये है, फिर ये एज इट इज वही हुआ हो सकता है, मतलब वही एज इट इज रख दें तभी ये जस्टिफाई हो सकता है ना। तो यानी अगर ये रखना भी था, अगर ये एज इट इज रखना भी था तो ए ऑप्शन आपको लगाना पड़ता। एनालिस्ट सेड दैट वर द पॉलिसीज अमेंडेड अर्लियर क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड, यानी अगर आप यही एज इट इज यही क्वेश्चन पूछो और इसके अंदर बेस्ट आंसर पूछो तो फिर आपको ए लगाना पड़ेगा। हैड प्लस V3 से तो कैसे भी वर नहीं आएगा ना यार, ये तो तभी जस्टिफाई हो सकता है अगर मान लूं कि यही एक कंडीशनल का स्ट्रक्चर है और ये एज इट इज रह गया, क्योंकि कंडीशनल के अंदर टेंस चेंज अपन करते नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका इस फॉर्मेट में तो ए ही ठीक है। हालांकि मैंने इसको गलत क्यों किया, पहली बात तो इन्होंने आंसर बी दे रखा इसलिए गलत किया, और दूसरा ये क्लोज्ड कंडीशनल में लिखना चाहिए था इसलिए गलत किया। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो यार, कोशिश मेरी यही रहती है कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाने आऊँ तो ये ना हो कि उस टॉपिक को देखने के बाद भी बच्चे के अंदर एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट रहे कि यार पढ़ भी लिया और समझ में भी नहीं आ रहा, मतलब बस वीडियो से देख ली और मज़ा नहीं आया, मतलब कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन तो दूर होनी चाहिए। तो आज आपको जो मैंने एनालिसिस किया है, मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल थे नरेशन में, वो दो बातें थी कि पास्ट परफेक्ट का ऊपर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट दे दिया और डायरेक्ट में पूछ रहा कहाँ से आया होगा, एक तो ये वाला सवाल। दूसरा है जो कंडीशनल वाले सवाल है ये वाले, अब आप देख पा रहे होंगे पूरी क्लास लगभग अभी खत्म होने वाली है 2 क्वेश्चन के बाद, अब ये 2 चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भैया जहाँ पे गलत हो रहा है वो क्वेश्चन ही गलत है। अदरवाइज सिंपल सी बात है कि कंडीशनल में टेंस चेंज नहीं होता है और उधर में कौन सा कब प्रेफर करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूं मैं। एथिसिस्ट ने आर्ग्यू किया एब्सेंट इनफॉर्म्ड कंसेंट, ये बेसिकली यहां पे कहना चाहता है, इस स्ट्रक्चर का मतलब है इफ इनफॉर्म्ड कंसेंट इज एब्सेंट, अगर इनफॉर्म्ड कंसेंट ना हो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है बेसिकली किसी चीज के बारे में आपको पहले अच्छे से जानकारी और फिर आप सहमति दे रहे हो, अच्छे से जानकारी होने के बाद दी जाने वाली सहमति अगर ना हो, अच्छे से जानकारी होने के बाद दी जाने वाली सहमति अगर ना हो तो स्टडी की मेथडोलॉजी जो है वो फंडामेंटली अनटेनेबल है, मतलब विश्वास करने लायक नहीं, ठीक है, मतलब वो गलत है। अगर अगर किसी ने प्रॉपर सब कुछ जानते हुए कंसेंट दी, मतलब कंसेंट ना दी हो, तो ये स्टडी के कोई मायने नहीं, ये सेंटेंस का मतलब है। करो अब जरा, इसके अंदर एब्सेंट इनफॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है, इफ इनफॉर्म्ड कंसेंट इज एब्सेंट, ऐसा ही करो ट्राई।
हाँ जी, मुझे बताओ ये इनडायरेक्ट है डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट है। यहाँ पे लिखा वॉज फंडामेंटली अनटेनेबल, वॉज लिखा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ। मुझे बताओ क्या इधर पास्ट परफेक्ट हैड बीन पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट जा सकता है? डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो, उधर जाके पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कभी नरेशन में? वुड हैव बीन से वॉज बन जाए, ऐसा कभी कोई स्ट्रक्चर पढ़ा हमने? अच्छा जी, मस्ट हैव बीन से वॉज बन जाए, क्या कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा? हाँ, इज से वॉज बन जाए स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है। और इसके अंदर कोई चेंज क्यों नहीं किया? इसके अंदर कोई चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कह लो कि वो वाला एक स्ट्रक्चर का कंसाइज वर्जन लिखा हुआ है। ये आप ऐसे को वर्ब के रूप में यूज नहीं ले रहे हो कि यहाँ पे एब्सेंटेड कर दोगे आप उसको, ठीक है? ये जैसे अपन वो लिखते हैं ना यार, इफ ही हैड कम अर्लियर, तो उसको लिख दिया अपने हैड ही कम अर्लियर। ये वो वाली बात है कि वो कंडीशन टाइप का आपने इसको स्ट्रक्चर बना लिया। आ रही है बात समझ में? कायदे से ही है ये विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यहाँ पे एब्सेंट जो है ना, कह सकते हो कि एक वर्ब की तरह से काम नहीं कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह से काम कर रहा है। विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसका मतलब है, इसलिए इसके अंदर कोई टेंस का चेंज अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये एब्सेंट ऐसे मत सोचना कि वर्ब है, ये ऐसे मत सोचना कि कोई वर्ब है, ये कह सकते हो कि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। इफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एब्सेंट, ये इसका कंसाइज स्ट्रक्चर है। एब्सेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है? और समझना है तो एब्सेंट को हटाओ और इसका मीनिंग सोचो कि विदाउट है, विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसलिए भी इसमें टेंस का चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इधर चेंज पॉसिबल है, वॉज इससे आया होगा, इसलिए आंसर है। हाँ जी, ये वाला जो सवाल है, ठीक है, ये आपके रूल से नहीं चलेगा, ये मीनिंग से चलेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो, लिटिल डिड ही रियलाइज है, पास्ट इंडेफिनिट है, आपका बहुत मन करेगा प्रेजेंट से आया होगा, है ना? तो आप करोगे यहाँ पे लिटिल डू आई रियलाइज, ये वाला आपका लगाने का मन करेगा, ठीक है? लिटिल डू आई रियलाइज व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज माई वर्ड्स वुड हैव, ठीक है? वुड हैव का वुड हैव ही रह गया, लिटिल को आपने मतलब ये डिड ही रियलाइज को डू आई रियलाइज कर दिया। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। थोड़ा सोच के देखो जरा एक बार, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? कोई किसी ने कोई बात बोल दी, किसी ने कोई शब्द बोल दिए, और उसके बाद वो कह रहा है यार देख मैंने रियलाइज नहीं किया था, मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मेरे शब्दों का क्या परिणाम आएगा। यही सेंटेंस का मतलब है। अगर आप ये लिख दोगे ना तो इसका मतलब पता क्या है? लिटिल डू आई रियलाइज, मतलब मैं ना के बराबर रियलाइज करता हूं, तो हैबिचुअल एक्शन बना दिया आपने। लिटिल डू आई रियलाइज कोई खास शब्द है यार जो बोले थे, ये कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी है इसका। आपकी ग्रामर, आपके रूल में मानता हूं कि आप रूल से सोचोगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन मीनिंग तो तहस नहस हो गया इसमें। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं ना के बराबर ही रियलाइज करता हूं, मैं ना के बराबर ही रियलाइज करता हूं कि मेरे शब्दों का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। ये मतलब हो गया इसका। क्या ये सही मीनिंग है? नहीं। तो बच्चे आपको इसको पास्ट ही छोड़ना पड़ेगा सही मीनिंग देने के लिए, क्योंकि ये बात तभी बोली जाएगी जब वो घटना हो चुकी हो कि यार मैंने रियलाइज नहीं किया था, मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मेरे शब्दों का क्या परिणाम होगा। इसको आपको पास्ट ही रखना पड़ेगा सही मीनिंग देने के लिए, वरना इस सेंटेंस का सिर पैर ही नहीं है कोई। इसलिए इसका जो आंसर है वो आपको बी ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये थी भाई अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको परेशान कर रहे थे उनमें आज क्लैरिटी मिली होगी। और ऐसे जो पपलू से क्वेश्चन थे, वाटर बॉइल्ड वाला, ऐसे वाले जिनका आंसर गलत देख के आपको ऐसा लग रहा था अरे यार हमारे कॉन्सेप्ट गलत हो गए, हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं, कहीं कुछ और है। अब तो ठंडक पड़ गई होगी ना कि यार वो आंसर ही गलत है। उनकी वजह से डीमोरलाइज मत होइए, अपने ऊपर ही संदेह मत करिए, ठीक है? तो मेरे को एक बार 97 में से आपके कितने ठीक हुए कमेंट करके बताना, और क्या इन वीडियो से कोई क्लैरिटी मिली ये भी बताना। आपको मैंने 2 वीडियोस दी हैं, वॉइस और नरेशन की। लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर वॉइस और नरेशन के जो क्वेश्चन आए सारे करा दिए। क्या उन वीडियो से फ़ायदा हुआ ये बताना। और नेक्स्ट आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता जो बहुत ज़्यादा परेशान करा रिसेंट एग्जाम में, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।